A very good day to all of you। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट मैट्रिक्स स्पेस, और जो हमारे रे एनालिसिस बुक में चैप्टर नंबर 4 है। सबसे पहले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। ध्यान से देखिए, आज हम पढ़ेंगे बेसिक हमारा मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। बेसिकली किसी भी स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेट चाहिए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट X be a नॉन एम्प्टी सेट। देखिए, सेट का नॉन एम्प्टी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एम्प्टी होगा तो आप एलिमेंट नहीं ले सकते। लेट X be a नॉन एम्प्टी सेट एंड ए मैट्रिक इज डिफाइंड एंड D इज ए मैट्रिक। अब आप इसको बोल दो और एनी फंक्शन, मैट्रिक को हम जस्ट बोल देते हैं फंक्शन। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने जो D फंक्शन डिफाइन किया है वो हमारा इनकॉर्पोरेटेड है बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन से। तो देखिए, एंड D इज ए मैट्रिक डिफाइंड ऑन X। किस तरह से डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन सच दैट D X क्रॉस X, मतलब हमारा ऑर्डर पेयर पे डिफाइंड है, एंड गिवन ए रियल नंबर आंसर ऑलवेज। कि हम D किसी भी मैट्रिक को अप्लाई करेंगे अपने ऑर्डर पेयर पे तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, एक रियल नंबर आंसर आएगा। और हम क्या कहेंगे, हमने डिफाइन कर दिया D is a metric defined on this और function defined on this। Now D is said to be metric, हमने डिफाइन कर दिया। Now D is said to be metric if it satisfies some following axioms या postulates या conditions। Said to be metric if it satisfies। अब देखिए ध्यान से, ये satisfies हमने सारी जगह करना है। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है हमारे पास, पहला एक्सियोम कहता है हमारा नॉन नेगेटिव, कि जो ये D फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि डिस्टेंस यानी D ऑफ x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x। यानी कि x सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लो, उन पे D डिफाइन करो, जो उनका आंसर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा। इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी एक्सियोम्स। सेकंड हमारे पास क्या कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन आएगी हमारे पास आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सियोम्स, टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स। आइडेंटिटी, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास D x y यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 0, इट मींस बोथ द एलिमेंट्स आर इक्वल। x और y क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड रिवर्स, अगर x और y इक्वल हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। तो फंक्शन जो आंसर देगा वो 0 देगा। यहाँ पर आ जाएगा, और ऑल नहीं आएगा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए आएगा जिनके लिए हमारे पास आंसर 0 हो। थर्ड एक्सियोम क्या कहता है इसका, थर्ड एक्सियोम हमारे पास कहता है सिमेट्रिसिटी, कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कैसे होंगे, सिमेट्रिसिटी फंक्शन होंगे। लाइक दैट कि आपके पास D x y इज ऑलवेज इक्वल टू D y x, मतलब ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आप x का y से डिस्टेंस निकाल लो, चाहे y का x से डिस्टेंस निकाल लो, बोथ जो आंसर है वो क्या आने चाहिए, सेम। तो दिस इज फॉर ऑल, हर एक के लिए ऐसा होगा। एंड लास्ट वन इज हमारा फोर्थ एक्सियोम क्या कहता है, फोर्थ एक्सियोम कहता है हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। फोर्थ वन इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब आप सभी को पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए आपके पास क्या होगा कि हम x y z कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेंगे। देखिए ध्यान से, x y z, अगर ये लीनियर पेयर में है आपके पास, हमने बीच में कोई पॉइंट ले लिया, तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड z एंड z एंड y किसके बराबर होगी, x y के बराबर होगी। लेकिन अगर ये z हमने ऊपर ले लिया तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, तो आपके पास यही एक्सियोम्स रह जाएगा कि क्या रहेगा कि D ऑफ x y इज लेस देन इक्वल टू, बीच में एक पॉइंट ऐड कर दिया x z प्लस z y। ठीक है, एंड दिस इज फॉर ऑल कितने पॉइंट होंगे, x y z बिलोंग्स टू x। अब देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो इक्वालिटी कंडीशन होल्ड हो जाएगी, अदरवाइज डिस्टेंस यानी सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस ग्रेटर देन द थर्ड साइड, या सिंगल साइड हमेशा दो से सम से कम होती है। तो अगर कोई भी फंक्शन ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे जो हमारा D है वो क्या बन गया, मैट्रिक बन गया।
एंड x with this metric D is a metric space। तो हमारा मैट्रिक स्पेस कब बनेगा? जब D एक मैट्रिक बन जाए और दिस कॉम्बिनेशन x, D is become a मैट्रिक स्पेस। तो ये हमारे पास होगी बेसिक डेफिनेशन कि अगर कोई भी फंक्शन मैट्रिक स्पेस कब बनता है। अब देखिए यहां से ही तो हमारे पास हो गया, हमें कोई भी न्यूमेरिकल गिवन होगा तो हमें ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो ध्यान से देखिए, अब हम इसके पीछे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारे ये एक्सियोम्स हमारे क्लियर हो जाएंगे और हमें समझ आ जाएगा। अब ध्यान से कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें। अब देखिए ध्यान से, हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लेट x इज इक्वल टू r, एक सेट ले लिया हमने रियल नंबर्स का। d एक मैट्रिक डिफाइन कर दी, d ऑफ xy इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस y। और जब कभी भी मॉडुलस डिफाइंड होती है ऐसे हम मैट्रिक को बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस। हमें ये बताना है कि जो ये मैट्रिक डिफाइंड होगी ये आपके पास यूजुअल मैट्रिक स्पेस से डिफाइंड होगी। हमें शो करना है, ठीक है, कि द फंक्शन d विद दिस मैट्रिक r इफ डिफाइंड बाय दिस वैल्यू, उसको हम बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो कई बार आपको इस तरह से दे देगा या कई बार कह देगा यूजुअल मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करो या फिर इसको सिंपलीफाई करो। तो देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, डी मैट्रिक ये डिफाइंड होगी। चलो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट हो सॉल्यूशन, क्लियरली फर्स्ट एक्सियोम आप यहां पे कह सकते हैं क्लियरली, या फिर यूं कह दें डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। यहां पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा। वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, देखिए इसमें सब कुछ लिखने का है, बाकी तो सब कुछ आपको पता होगा, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फंक्शंस। तो ये हमारे पास फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, तो फिर r हमारा सेट है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, सो हेंस नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाइज। सो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास, देखिए आइडेंटिटी। चलिए d ऑफ x y को 0 लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर d ऑफ x y को हमने 0 लेके चला, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसको हटा दिया। चलो d ऑफ x y को 0 लेके चले, सेकंड कंडीशन ना, इफ d ऑफ x y is equal to 0, it means d of x y means mod of x minus y is 0। is it clear? अब मॉडुलस 0 है तो इसका मतलब x minus y is 0 और इसका मतलब x is equal to y। is it clear? तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब रिवर्स लेके चलो, एंड रिवर्स, इफ x is equal to y it means x minus y is 0, it means मॉडुलस 0, it means d of x y is 0। तो दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास ये सेटिस्फाइड हो गया कि अगर d of x y 0 है तो x is equal to y होगा, और अगर x is equal to y है तो d of x y 0। थर्ड पे चलते हैं हम, सिमेट्रिसिटी। तो फॉर सिमेट्रिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए हमारे पास नाउ थर्ड वन एक्सियोम सिमेट्रिसिटी है। नाउ d of x y is equal to mod of x minus y by definition। अब मॉडुलस में अगर मैं माइनस को बाहर निकाल लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, which is equal to d of yx। तो मैं कह तो दिया d of xy is equal to d of yx for all xy belongs to x। तो hence symmetricity holds। अब यहां पे लिख सकते हैं hence symmetricity of the points holds। symmetricity condition holds। अब बच गई बात आपके पास फोर्थ कंडीशन की। तो फोर्थ कंडीशन कहती है आपके पास नॉन नेगेटिव, यानी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब देखिए ध्यान से, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो नाउ फोर्थ कंडीशन d ऑफ x y, मैंने क्या किया, ये गिवन है mod ऑफ x माइनस, मैंने इसके अंदर क्या किया, एक पॉइंट z ऐड करना है, तो मैंने z को सब्ट्रैक्ट कर दिया, z को ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो मोड ऑफ a प्लस b हो तो होता है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, लेकिन लेस देन से ओपन होता है। और बाय डेफिनेशन मैं इसको लिख सकता हूँ d ऑफ xz प्लस d ऑफ z एंड इट होल्ड्स फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू, नाउ फॉर x y z बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब देखिए ध्यान से, यहां पर तो मैंने लेस देन साइन लगाया है, लेकिन यहां पर इक्वल टू साइन लगाया है, क्योंकि लेस देन साइन आया है बाय मॉडुलस प्रॉपर्टी से। मॉडुलस प्रॉपर्टी होती है मोड a प्लस b
इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, क्योंकि यहां से, लेकिन ये टर्म इसके तो इक्वल है तो इसलिए इक्वल टू का साइन लगा है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा तो बीच में क्लास आ गया तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो हेंस इस तरह से चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सो डी जो हमारा फंक्शन था वो एक मैट्रिक्स बन गया एंड डी विद द स्पेस हमारे पास क्या बन गई, मैट्रिक्स स्पेस बन गई, और ऐसे को हम बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। अब इसी में ही एक इंपॉर्टेंट हमारे पास और क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और उसको करने का तरीका समझिए। आपको ये समझ में आ गया कि हमें चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। मैं आपको एक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि एक हमारे पास है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफाइंड होता है, इस तरह से डिफाइंड होगा। देखिए d of x y will be defined as 0 if x is equal to y, और अगर इक्वल नहीं है तो आंसर विल ऑलवेज बी 1। तो ये एक फंक्शन डिफाइंड है ऑन ए सेट x, ये होता है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। अब हमें शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, यानी ये फंक्शन एक मैट्रिक्स बनेगा और d विद द स्पेस, लेट x हमारे पास एक स्पेस है एंड d विद द स्पेस बिकम्स ए मैट्रिक्स स्पेस। अब देखिए ध्यान से, हमें शो करना है ये क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स स्पेस। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। पहली कंडीशन d ऑफ एक्स वाई का आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो दोनों ही केस में मैं कह सकता हूं क्लियरली बाय डेफिनेशन, क्लियरली बाय डिफाइन d ऑफ एक्स वाई इज आइदर 0 और 1, दो के अलावा कोई आंसर नहीं होगा। हेंस ऑलवेज d of xy is greater than 0। तो हमारी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन होल्ड्स, तो आप यहां पर लिख लीजिए नॉन नेगेटिविटी होल्ड्स या नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाइड, एक्सियोम्स होल्ड्स। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या कंडीशन होती थी कि d of xy, if d of xy is equal to 0 तो x is equal to y, ये तो कह ही रहा है, डेफिनेशन से ही कह रहा है, डेफिनेशन से क्लियरली होल्ड्स। और उल्टा भी यही है, रिवर्स में अगर x is equal to y है तो ये 0 हो जाएगा। तो हेंस होल्ड्स बाय डेफिनेशंस, दिस कंडीशन होल्ड्स बाय डिफाइन, जो आपके पास है। थर्ड हमारे पास आता है सिमेट्रिसिटी। अब सिमेट्रिसिटी पे चलते हैं। सो d ऑफ एक्स वाई अगर हमारे पास सेम है तो 0 आंसर, अगर सेम नहीं है हमारे पास तो चाहे मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, ये मेरे पास ये आंसर था 0 1 इफ x is equal to y and if x is not equal to y। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 if y is equal to x and 1 if y not equal to x। तो बात तो वही है, बस मैंने उसको रिवर्स करके लिख दिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया। तो हेंस सिमेट्रिसिटी होल्ड्स। अब आपके पास बात आ गई लास्ट, तीनों कंडीशन होल्ड होगी आपके पास, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिमेट्रिसिटी होल्ड्स। देखिए बच्चों ध्यान से समझना, जो लास्ट पॉइंट है वो आपका इंपॉर्टेंट बना है, उसके अंदर 5 केस बनेंगे। तो 5 केस कैसे बनेगा उसको समझिए, ठीक है। हर चीज बुक से फॉलो मत किया कीजिए, अपने आप का आईक्यू लेवल डेवलप कीजिए और अपने आईक्यू लेवल को डेवलप करने के साथ साथ बुक्स को पढ़ना सीखिए। देखिए अब हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या होती है, फोर्थ हमें ये शो करना है d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। चलिए मैं इसको 5 कंडीशंस कैसे बनेगी, देखिए मैं 2 पॉइंट लेके चलता हूँ x और y। तो अगर मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट हैं x एंड y, तो देयर विल बी ओनली 2 केसेस। कौन से, या तो x और y इक्वल होंगे या x और y इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब थर्ड z पॉइंट आ गया आपके पास, नाउ z इनसाइड में। अब मेरे पास अगर x और y इक्वल हैं तो या तो वो z के इक्वल होंगे या फिर वो z के भी इक्वल नहीं होगा। इज इट फाइन? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आपके पास सेम उसी तरह से z इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, पर नॉट इक्वल टू में 2 केस बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए आपने कहा है x y इक्वल नहीं है पर हो सकता है y z के इक्वल हो जाए। दूसरा केस x और y इक्वल नहीं है पर हो सकता है z x के इक्वल हो जाए। और तीसरा केस x और y इक्वल नहीं है और हो सकता है z इक्वल। तो इस तरह से ये 5 केस बनेंगे। अब पांचों केस के लिए मैं चलता हूं, देखिए अगर तीनों वैल्यूज बराबर है तो d ऑफ एक्स वाई भी 0 होगा, d ऑफ वाई जेड भी 0 होगा बाय डेफिनेशन। और तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, d ऑफ एक्स जेड भी 0 होगा।
तो तीनों ही केस में हमारे पास जीरो आंसर है, तो जीरो आंसर है तो 0 0 0 होल्ड्स। अगले पे चलते हैं, यहां पर क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई तो होगा 0, डी ऑफ वाई जेड होगा 1 और डी ऑफ एक्स जेड भी क्या होगा 1। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, इट इज ट्रू, ये भी होल्ड्स होगी। नेक्स्ट केस, x और y इक्वल नहीं है, तो d ऑफ एक्स वाई हो गया 1, d ऑफ y और z हो गया 0, और x और z भी नहीं है, तो d ऑफ एक्स जेड हो गया 1। अगेन 1 लेस देन 0 प्लस 1, 1 इक्वलिटी होल्ड्स। नेक्स्ट केस में भी सिमिलरली हम कर सकते हैं यही कंडीशन। नेक्स्ट केस में तीनों इक्वल नहीं है, तो तीनों की कंडीशंस क्या होंगी, एक्स वाई भी 1, एक्स जेड भी 1 और वाई जेड भी 1, तो तीनों ही केस में 1 हो गया, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1। हेंस इन ऑल केसेस ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो आपके चारों एक्सियोम्स सेटिस्फाइड हो गए, तो वी कैन से दैट this function which is defined by 0 and 1, if x is equal to y or if x not equal to y, is become a metric space over x, and this metric space is known as discrete metric space। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और